माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर हम करेंगे बास्केट ऑफ मूनलाइट। बहुत ही एक प्यारी सी कहानी है और आप जब इस कहानी को पढ़ोगे, कहानी क्या है, पोअम है, और सुनील जी ने ये जो कहानी लिखी है आप जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा बच्चा जो है वो बहुत ही इनोसेंट तरीके से किन किन चीजों की डिमांड कर रहा है। तो जो राइटर है वो यहाँ पर है सुनील शर्मा, ठीक है। और अब मैं आपको लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बताऊंगी, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। तो सुनील शर्मा ने ये कहानी लिखी है, कहानी बोल रही हूँ बार बार, ये कविता लिखी है बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। यहां पर एक बच्ची जो है वो चांद से डिमांड कर रही है कि बहुत सारी मूनलाइट जो है हमारे गांव में लेकर आओ, ताकि हम लोग घर सेफली आ सके, हमारे पापा सेफली घर आ सके, जल्दी घर आ सके, क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा हो जाता है और वो उसको एक चीज की तरह कंसिडर कर रही है। तो अभी हम पढ़ेंगे ना तो आपको सारा समझ में आ जाएगा एक एक करके। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या कहती है वो? ओ मून गिव मी मूनलाइट। वो कहती है अरे चंदा मामा क्या दो, मुझे थोड़ी सी चांदनी दो। बास्केट और 2 baskets फुल। अब वो ऐसे कह रही है जैसे 1 किलो 2 किलो चांदनी मांग रहे हो। तो कह रही है 1 टोकरी भर के। नहीं 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 यार, 2 टोकरी भर के दो आप, विथ सीड्स ऑफ मूनलाइट। मुझे क्या दो? टोकरी भर के सीड्स दो। वो मूनलाइट को बेसिकली सीड्स बोल रही है, टैंजिबल चीज उसने उसको बना दिया जिसको आप टच कर सकते हो। वैसे तो आप मूनलाइट को टच नहीं कर सकते हो, है ना, बट उसने उसको टैंजिबल बना दिया। टैंजिबल मतलब ऐसी चीज बना दिया जिसे आप टच कर सकते हो। और अब वो उसको ऐसे मांग रही है जैसे वो कोई एक चीज है जो दी जा सकती है, ठीक है। तो वो कितनी इनोसेंट दिखाई जा रही है, जो बच्चा होता है वो कितना इनोसेंट दिखाया जा रहा है यहाँ पर, उसकी डिमांड्स कितनी इनोसेंट हो सकती हैं। अब क्यों ऐसा कर रही है? फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज। अब कौन से रास्ते पे वो मांग रही है? देखो, सिटी से और उसके विलेज का जो रास्ता होगा, हो सकता है उस रास्ते में अंधेरा हो, ठीक है, डार्कनेस हो, वो रास्ता अंधकार से भरा हुआ हो। ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ, और रास्ते के साइड में बहुत ज्यादा अंधेरा रहता होगा। तो वो क्या चाहती है कि भाई बहुत सारी आप मुझे रोशनी दे दो, चांदनी दे दो, 2 बास्केट भर के दे दो, बीज दे दो। मैं क्या करूंगी, उस रास्ते पे बो दूंगी ताकि वहां पर रोशनी हो जाए। बहुत सारे अलग अलग मीनिंग निकल कर आ जाते हैं इससे। क्या क्या मीनिंग निकल कर आते हैं? एक आ जाता है डेवलपमेंट इशू, कि ये दिखा रहा है साफ कि भाई कैसे गांव के अंदर जो है डेवलपमेंट नहीं होता है, शहरों के अंदर होता है डेवलपमेंट। दूसरा, लोगों को कैसे ट्रैवल करना पड़ता है गांव से शहरों में, है ना, आना पड़ता है, जाना पड़ता है, और इस तरीके के अंधकार से भरे हुए रास्तों में ट्रैवल करना पड़ता है। आई वॉन्ट टू सो मैनी, मैं बोना चाहती हूँ, बहुत सारे बीज बोना चाहती हूँ मैं। किसके? चांदनी के। स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, छोटे छोटे मून मतलब लाइट के। वो ऐसे कह रही है जैसे भाई छोटे छोटे पौधे बो रही है वो। किसके? तो कह रही है मैं छोटे छोटे चांद जो है वो बोना चाहती हूँ जिनसे लाइट निकले। तो ऐसे कह रही है जैसे स्ट्रीट लैंप लगाना चाहती है। द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क। कहती है जो पूरा विलेज है ना, पूरा का पूरा जो गांव है, वो काम करने के लिए कहां जाता है? शहर जाता है। इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बैक। और अब जब वो सब लोग वापस आते हैं तो बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है। अब ऐसा हो सकता है कि इस लड़की के पापा भी जाते हो, है ना, और जब वो वापस आते हो तो बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता हो। और अब हो सकता है कि यहाँ पे उसको अपने पापा का इंतजार रहता है कि आप कब आओगे, है ना। एज माई विलेज इज क्वाइट फार, क्योंकि मेरा जो गांव है वो काफी ज्यादा दूर है। क्या है मेरा गांव? मेरा गांव काफी ज्यादा दूर है। द रूट इज टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। अब वो डेंजर्स के बारे में बात कर रही है यहाँ पे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या डेंजर्स जो हैं उसे देखने के लिए मिलते हैं रास्ते के अंदर। क्या क्या? द रूट इज टफ, रूट बहुत ज्यादा टफ है, एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस, और सांप से बिच्छुओं से भरा हुआ है, और अंधेरा रहता है तो डेंजर बहुत ज्यादा है ऐसी जगह पे ट्रैवल करने में, तो है ना। नीदर बस नॉर कार्ट प्लाइज, प्लाइज मतलब ट्रैवल्स रेगुलरली ओवर अ रूट, कि भाई यहाँ पे ना ही कोई बस चलती है ना ही कोई कार्ट चलती है, कुछ भी नहीं चलता है इस रूट के ऊपर जिससे हम ट्रैवल कर सके या जो हमारे लिए सेफ हो। हमें पैदल ही आना जाना पड़ता है, जिसकी वजह से भाई ये जो स्नेक और बिच्छू जो है इनका खतरा और ज्यादा हमें बढ़ जाता है। अगर हम बस वगैरह से आ रहे जा रहे हैं तो शायद इतना ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, बट इससे तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है।
When my father returns home, I am asleep. और जब मेरे पापा घर पहुंचते हैं, मतलब इतनी दूर है एक तो, फिर अंधेरा हो जाता है, फिर इतना ज्यादा खतरा रहता है, और पता है जब मेरे पापा घर पहुंचते हैं ना तब तक मैं सो जाती हूँ। अब वो मन में ये इमेजिन कर रही है और वो प्रेयर कर रही है कि मैं जो चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि कोई टेम्परेरी नहीं, मैं परमानेंट जुगाड़ कर दूं, मैं छोटे छोटे चांद जो है वो बो दूं रास्ते में, जिससे हमेशा उजाला रहे और मेरे पापा को घर आने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड ही गोज बैक अर्ली इन द मॉर्निंग। बोले जब तक वो आते हैं ना, जब तक मैं सो जाती हूँ, और जब मैं सुबह उठती हूँ तो वो सुबह सुबह जल्दी निकल जाते हैं। तो बेचारी बच्ची अपने पापा से मिल ही नहीं पा रही है। यहां पे प्रॉब्लम है, द मेन प्रॉब्लम इज दिस कि वो मिल नहीं पा रही अपने पापा से। ठीक है, ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन। कहती है हे अरे चंदा मामा प्लीज मुझे एक टोकरी चांदनी दे दो, भर के दे दो मुझे मूनलाइट, ठीक है, लोन पे दे दो, मुझे उधारी दे दो। आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट। मैं क्या करना चाहती हूँ, ये जो अंधकार भरा को मैं भरा क्यों बोल रही हूँ भाई, ये जो अंधेरे से भरा रास्ता है, मैं इसको क्या करना चाहती हूँ, लाइट जगाना चाहती हूँ इस रास्ते के अंदर, सो दैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली, ताकि मेरे पापा जो है ये जो अंधेरे की वजह से लेट हो जाते हैं ना, ये ना हो और वो जल्दी आ पाए, और मैं अपने पापा के साथ क्या कर पाऊं, थोड़ा सा टाइम बिता पाऊं। I too want to hear fairy tales. बोलती है मुझे भी तो कहानियां सुननी है ना परियों की, अभी कोई सुनाता ही नहीं है मुझे कहानी। मैं भी चाहती हूँ कि पापा टाइम से घर पर आए, फिर वो मुझे आकर परियों की कहानी सुनाए। सब चीजें चाहती हूँ मैं अपनी लाइफ में, एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम। मैं उनसे कहानियां सुनूं, परियों की कहानी सुनूं, मैं तो बहुत कुछ चाहती हूँ उनसे कि वो ये सब चीजें करे मेरे लिए। ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। कहती है अरे चंदा प्लीज मुझे एक टोकरी भर के चांदनी दे दो। आई वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ। मैं बोना चाहती हूँ चांद के बीज उस रास्ते पर जो अंधेरे से भरा हुआ है। सुनील शर्मा, उन्होंने ये पोयम लिखी है। अब यहां तक कितने बच्चों को समझ में आई है मुझे एक बात बता दो, नहीं आई है मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए पहले अपन क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। आई विश एंड आई होप की पोयम समझ में आ गई होगी। सो डिड यू लाइक टू हियर बेड टाइम स्टोरीज व्हेन यू वर अ चाइल्ड? क्या आपको बेड टाइम स्टोरीज सुनना पसंद था जब आप बच्चे थे? भाई पसंद ही था, मतलब कहानियां सुनना तो किसको पसंद नहीं होता, और दादी नानियां हमेशा कहानियां सुनाती हैं तो ये अच्छी ही लगती है, राइट? यस, वेरी मच क्रेजी फॉर हियरिंग, गॉट इनटू द हैबिट, आदत लग जाती है ना, बहुत पागल हो जाते हो आप कहानियां सुनने के लिए। हु यूजुअली टोल्ड यू दी बेड टाइम स्टोरीज? कौन अक्सर आपको बेड टाइम स्टोरीज सुनाया करता था? मोस्टली ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, मदर फादर ओल्ड सर्वेंट, भाई दादा सुना दिया, दादी सुना दी, ठीक है, या भाई मोस्टली ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, ज्यादातर दादा दादी सुनाते थे, या मम्मी पापा या कोई सर्वेंट है हमारे घर में तो वो हमें इस तरीके की कहानियां सुनाते हैं। Why did you like them? आपको आखिरकार वो कहानियां क्यों पसंद है? देखिए, बिकॉज ऑफ सिंपल इंटरेस्टिंग अम्यूजिंग नरेशन। किसके कारण हमें वो पसंद है? क्योंकि वो बहुत सिंपल होती है, बहुत इंटरेस्टिंग होती है, अम्यूजिंग होती है, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है ऑफ लाइफ, जिंदगी के बारे में, और कभी कभी तो वो बहुत ज्यादा फनी भी होती है, राइट? डू यू स्टिल लाइक टू हियर दो स्टोरीज अगेन? क्या आपको अभी भी वो कहानियां सुनना पसंद है वापस से? अगर ऐसा हो, मान लो कि आपको कहानियां सुनाई जाए तो आपको क्या वो चीज पसंद आएगी? देखते हैं। यस श्योर, एवरलास्टिंग एक्साइटमेंट, अट्रैक्शन, इंस्पायर, रीडिंग मोर स्टोरीज। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में तो नहीं आते हैं। अब आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भाई। What does the poet wish to get from the moon and why? जो पोएट है वो क्या, What does the poet wish to get from the moon and why? क्या चाहता है पोएट मून से और क्यों चाहता है? पोएट मून से क्या चाहता है और क्यों चाहता है, बताइए। The poet wishes to get a basket full or 2 baskets full of moonlight. जो पोएट है वो ये चाहता है कि भाई मुझे क्या करो चंदा मामा, एक टोकरी भर के या 2 टोकरी भर के चांदनी दे दो, चांद से लाके।
He wants to sow small moons of light along the path from the city to his village so that the dark and dangerous road becomes bright and safe for his father to return home early. क्या चाहती है वो? Wants to sow small moons, वो छोटे छोटे चांद जो है लाइट के बोना चाहती है पूरे रास्ते पर फ्रॉम द सिटी टू हिज विलेज, शहर से लेकर गांव तक, सो दैट ताकि द डार्क एंड डेंजरस रोड, ताकि जो डार्क और डेंजरस रोड है बिकम्स ब्राइट एंड सेफ, वो ब्राइट और सेफ बन जाए फॉर हिज फादर टू रिटर्न होम अर्ली, उसके पापा के लिए, ताकि उसके पापा जो है वो समय से घर वापस आ सके. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द रोड फ्रॉम द सिटी टू द विलेज डेंजरस? कि जो रोड है सिटी से लेके विलेज तक की वो डेंजरस क्यों है? जो रोड है सिटी से लेके विलेज तक की वो आखिरकार डेंजरस क्यों है? द रोड फ्रॉम द सिटी टू द विलेज इज डेंजरस. जो सड़क है सिटी से लेके विलेज तक की वो डेंजरस है क्योंकि इट बिकम्स डार्क आफ्टर सनसेट. सनसेट के बाद एक तो अंधेरा हो जाता है ना, बहुत ज्यादा, एंड इज फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस. और वो जो पूरी सड़क है ना वो भरी पड़ी है स्नेक्स और स्कॉर्पियंस से. देयर आर नो बसेस और कार्ट्स दैट ट्रैवल ऑन दैट रूट. और उस रूट पर कोई भी बस, कोई भी कार्ट जो है वो नहीं चलती है रात में, मेकिंग इट अनसेफ एंड डिफिकल्ट टू पास, जिसकी वजह से वो जो पूरा रास्ता है वो अनसेफ हो जाता है और वो रास्ता पास करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. मतलब उस रास्ते पे आप आगे जा नहीं सकते हो, वो आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा. Why does the poet want his father home early? आखिरकार वो जो पोएट है वहां पर अपने पापा को घर पे जल्दी क्यों बुलाना चाहते हैं? Why does the poet want his father home early? कि भाई पोएट जो है वो अपने पापा को घर पे जल्दी क्यों बुलाना चाहती है? क्या रीजन था घर पे जल्दी बुलाना चाहने का, बताओ, सोचो क्या रीजन था. क्योंकि वो उसके पापा शहर जाते थे काम करने के लिए, अब वो शाम को आते आते तक बहुत लेट हो जाते थे. जब तक वो आते थे तब तक वो सो जाती थी और उनको अब सुबह जल्दी भी निकलना पड़ता था क्योंकि शहर दूर था, पहुंचना पड़ता है टाइम से. तो दोनों ही चीजें जो है वो उसके लिए बहुत परेशानी वाली हो रही थी. सो व्हाई डज द पोएट वांट हिज फादर होम अर्ली? क्यों चाहती थी? ताकि उसके पापा से वो मिल पाए और उनसे वो कहानियां सुन पाए. द पोएट वांट्स हिज फादर टू रिटर्न होम अर्ली सो दैट ही कैन स्पेंड टाइम विद हिम, ताकि वो अपने पापा के साथ टाइम बिता पाए. लिसन टू फेरी टेल्स एंड स्टोरीज, अपने पापा से परियों की कहानी सुन पाए या कोई भी नॉर्मल कहानी सुन पाए. हाउएवर सिंस द पाथ इज डार्क एंड लॉन्ग, अब क्योंकि जो रास्ता है वो बहुत अंधकार भरा है, बहुत लंबा है. हिज फादर रिटर्न्स लेट एट नाइट, उसके पापा जो है वो रात को लेट आते हैं. व्हेन द पोएट इज ऑलरेडी asleep, जब उसके जो बच्चे हैं, मतलब जहां पर जो पोएट है हमारी, वो ऑलरेडी सो चुकी होती है, राइट? इसीलिए चलिए, हाउ डू यू स्पेंड योर इवनिंग टाइम विद योर फैमिली मेंबर्स? आप अपना टाइम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कैसे स्पेंड करते हो? मतलब आप अपना टाइम कैसे बिताते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, वो बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है आपसे. इन द इवनिंग आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली बाय टॉकिंग अबाउट आवर डे. भाई शाम के टाइम हम क्या करते हैं? हम समय बिताते हैं हमारी फैमिली के साथ, अपना सारा दिन डिस्कस करते हैं. पापा आएंगे, मम्मी आएगी, या हम स्कूल से ट्यूशन से आते हैं तो हमारे पास बहुत सारी बातें होती है शेयर करने के लिए कि ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, ठीक है. हैविंग डिनर टुगेदर एंड समटाइम्स वॉचिंग टीवी और प्लेइंग इंडोर गेम्स, तो हम साथ में खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, बहुत सी बार तो इंडोर गेम्स भी खेलते हैं. ऑन वीकेंड्स पर वी गो फॉर वॉक्स और एंजॉय स्टोरी टेलिंग. हम वॉक करने के लिए जाते हैं या हमें कोई कहानियां सुनने को मिलती है तो वो बहुत मजा आता है. इट इज द मोस्ट रिलैक्सिंग एंड हैप्पी टाइम ऑफ द डे फॉर मी. और ये सबसे ज्यादा रिलैक्सिंग और हैप्पी टाइम होता है दिन का हमारे लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जेन्युइन बात है कि हम अपनी फैमिली के साथ जितना टाइम स्पेंड करते हैं उसमें हम उतना ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, उसके अंदर हम उतना ही ज्यादा सिक्योर फील करते हैं, उसके अंदर हम उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और रिलैक्स फील करते हैं. करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं ना. चलिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द पोएम. हमें फॉलोइंग सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं पोएम की मदद से. द चाइल्ड वांट्स टू सॉ स्मॉल मून्स ऑफ लाइट फ्रॉम, कि भाई चाइल्ड जो है वो बोना चाहती है छोटे मून लाइट के, फ्रॉम
फ्रॉम कहां से कहां तक, सिटी से विलेज तक. अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड द रूट ऑफ हिज विलेज इज टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड scorpions, right? So the city to his village on the sides of the path, कि भाई सिटी से लेके विलेज तक का जो रास्ता है उसमें वो वाले चांद जो है वो लगाना चाहती है, राइट? चलिए आगे बढ़ जाते हैं. यस, द चाइल्ड वांट्स अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन पे चाहिए उसको, ये सिंपल था. The child wants to light the dark route so that his father returns early. अभी जो बच्चा है वो लाइट मतलब जगाना चाहता है, the dark route मतलब वो लाइट लगाना चाहता है वहां पे, लाइट उगाना चाहता है, या मतलब रोशनी करना चाहता है यार, उगाना मतलब वो है. so that ताकि his father returns early, ताकि उसके पापा जो है वो जल्दी आ जाए. so that his father returns early, क्योंकि उसको अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं मिल रहा है. राइट डाउन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड फॉर द फॉलोइंग नाउन्स. हमें इन नाउन्स के लिए कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज किए गए हैं वो बताने हैं. स्मॉल मून्स, टफ फ्रूट्स, माई, फार, होल, विलेज, अर्ली मॉर्निंग. ठीक है, चलिए. द चाइल्ड इन द पोम वांट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज विलेज. अब इस पूरी कहानी के अंदर बच्चा क्या चाह रहा है? बार बार बच्चा यही चाह रहा है कि भाई जो जितनी भी प्रॉब्लम है ना मेरे गांव की वो सब सॉल्व हो जाए. How can the child solve them with the following wishes? Answer in your notebook. कैसे वो उन्हें सॉल्व कर सकता है इन विशेष के साथ? गिव मी मूनलाइट, बास्केट फुल और 2 बास्केट फुल विद सीड्स ऑफ मूनलाइट. तो वो क्यों मांग रहा है? ये लाइन इंडिकेट करती है, दिस लाइन इंडिकेट्स, ये लाइन क्या इंडिकेट करती है? द विश ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की इच्छा को दिखा रही है ये, टू मेक द जर्नी बैक होम फॉर हिमसेल्फ, कि जो रास्ता है और जो जर्नी है, जो यात्रा है शहर से लेके गांव तक की, वो इजी हो सके उसके लिए भी और गांव के लोगों के लिए भी, क्योंकि वो रास्ता भरा हुआ है स्नेक से और स्कॉर्पियन से. तो अब वो वहां पे लाइट लगा देगी तो उससे वो रास्ता आसान हो जाएगा, बाय लाइटिंग अप द पाथ विद द हेल्प ऑफ मूनलाइट, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट सो दैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली. भाई मैं जो है लाइट जलाना चाहती हूं डार्क रूट को, सो दैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली, ताकि मेरे पापा जो है वो जल्दी आ जाए, है ना, वो जल्दी आ जाए, यही चाहती हूं मैं. द चाइल्ड विशेस टू ऑल्सो लाइट अप द डार्क रूट सो हिज फादर इजियर एंड क्विकर रिटर्न टू होम. तो बच्ची क्या चाहती है? बच्ची रास्ते में लाइट लगाना चाहती है ताकि उसके पापा जल्दी घर आ सके. Pick out and write the lines from the poem that prove the following. Father reaches home late after dark, eager to hear fairy tales from his father. So father returns home, I am asleep. And बाकी की लाइन थी, I too want to hear fairy tales and stories from him. मैं भी उनसे वो कहानियां सुनना चाहती हूँ. Pick out the examples of alliteration and repetition from the poem. और यही चीज पे अब मेरा आगे का लेक्चर चलेगा. मैं आपको कुछ लिटरेरी डिवाइसेस जो है वो अभी आज की क्लास के अंदर बताऊंगी. ठीक है, और कुछ लिटरेरी डिवाइस के लिए मैं एक अलग से भी आपका क्लास रखूंगी, क्योंकि हम अलिट्रेशन के बारे में जानते ही नहीं होंगे तो हम ढूंढेंगे कैसे, हम रेपिटेशन के बारे में जानते ही नहीं होंगे तो हम ढूंढेंगे कैसे. तो कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस की बात तो हम आज ही करेंगे और कुछ की बात हम बाद में करेंगे जब मैं एक सेपरेट क्लास आप लोगों के लिए लिटरेरी डिवाइसेस की लेकर आऊंगी. ठीक है, सो यस, अलिट्रेशन और रेपिटेशन. आई वांट टू सो मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स टू मून्स ऑफ लाइट. तो यहां पर स्मॉल स्मॉल बार बार ये वर्ड जो है रिपीट हो रहा है. ठीक है, एंड हम कह सकते हैं एलिट्रेशन कैसे है, स का साउंड जो है, सॉ मैनी स्मॉल स्मॉल मून्स, मैनी मून्स, म का साउंड भी रिपीट हो रहा है, स का साउंड भी रिपीट हो रहा है. तो ये एलिट्रेशन भी हो गया और ये रेपिटेशन भी हो गया क्योंकि वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है. अब यहां पर आता है अप्रिसिएशन ऑफ पोएम लिखने के लिए, और आप सब बच्चों की डिमांड भी चल रही है लगातार कि मैम हमें पोएम का अप्रिसिएशन लिखना सिखा दीजिए. सिखाएंगे बिल्कुल. चलो, एन अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम इज, टाइटल दिखते हैं पैसे,
पहले बास्केट ऑफ मूनलाइट, द नेम ऑफ द पोएट, पोएट का नेम क्या है, सुनील शर्मा। एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम में राइम स्कीम लिखते हैं, नो राइम स्कीम इज प्रेजेंट इन दिस पोएम, इट इज इन फ्री वर्ड्स, तो कोई राइम स्कीम नहीं है, फ्री वर्ड्स के अंदर ये पोएम है। फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं, रेपिटेशन है, एलिट्रेशन है, एपोस्ट्रोफ है। अब आपको एपोस्ट्रोफी के बारे में नहीं पता होगा, बट चिंता नहीं, अभी लास्ट के अंदर होगा। लास्ट चीज क्या बताई जाती है, थीम और सेंट्रल आइडिया। आइए जानते हैं। द थीम ऑफ द पोएम इज द चाइल्ड्स विश टू हेल्प द विलेजर्स। थीम क्या है कहानी का, कि बच्ची की इच्छा है कि वो क्या चाहती है, वो विलेजर्स की हेल्प करना चाहती है रास्ते पर लाइट लगाकर, ताकि वो जो है अपने काम से टाइम से घर आ सके उस मूनलाइट की मदद से। ठीक है, अब दो चीजें हैं जिन पर हमें काम कर रहा है। एक तो हो गया बेटा हमारा सेंट्रल आइडिया, ठीक है, सेंट्रल आइडिया या थीम वाली चीज पर, और दूसरा हमारा हो जाता है लिटरेरी डिवाइस। तो अब मैं आपके सामने जो बाकी की क्लास है वो होगी लिटरेरी डिवाइस के ऊपर। जस्ट अ मिनट। कहाँ गया भाई, अरे लिटरेरी डिवाइस चाहिए था हमको, इसी में कहीं छुपा है क्या आगे। जस्ट अ मिनट, ऐसे नहीं होना चाहिए, हैंग हो गया। एक सेकेंड बच्चों, बस एक सेकेंड का टाइम दो, है ना, हो जाएगा। एक सेकेंड मतलब 1 मिनट, क्योंकि ये हैंग हो गया, बहुत देर से चल रहा है ये, आज सुबह से चालू है रेगुलरली, लगातार क्लासेस जो है वो क्योंकि चल रही हैं। जस्ट अ मिनट। चल गया, ये रही। सो यस, ये रहे हमारे लिटरेरी डिवाइस। पहले आपको ये जानना जरूरी है कि लिटरेरी डिवाइस जो है वो होते क्या है। कोई भी राइटर होता है ना बच्चों, कोई भी राइटर होता है, वो अपनी राइटिंग को ऐसा चाहता है कि यार अगर कोई एक बार पढ़ रहा है ना तो उसके ऊपर वो बहुत ही गहरा असर डाल सके। अब वो गहरा असर डालने के लिए, अपनी राइटिंग को सुंदर बनाने के, राइटिंग मतलब लिखने वाली राइटिंग, राइटिंग मतलब अपने वर्क को सुंदर बनाने के लिए वो इन टूल्स का यूज करता है। और ये टूल्स क्या है, इन्हें हम लिटरेरी डिवाइसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी नरेटिव टेक्निक्स होती है जिन्हें हम लिटरेरी डिवाइस बोलते हैं, जो एक कहानी के अंदर एनर्जी लाती है, जो एक कहानी के अंदर एक्साइटमेंट लाती है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाला इंसान है उसके अटेंशन को रोक के रखती है, और उसके लिए अलग अलग लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया जाता है, जैसे कि एलिट्रेशन, मेटाफर, सिमिली, एपोस्ट्रॉफ, एजोनेंस, कॉन्सोनेंस, इस तरीके के बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस का यूज होता है। आपको एक एक करके सारे पढ़ाए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं फिर हम अपनी आज की इस क्लास को। सबसे पहले मैं आपको निकालना सिखाऊंगी राइम स्कीम, है ना, कि राइम स्कीम जो है वो किस तरीके से निकाल सकते हो। राइम स्कीम बेसिकली क्या होता है, आपकी जो भी लाइन दी हुई है पोएम की, उस लाइन के अंदर आपको उसका लास्ट वर्ड उठाना है, और पहली लाइन के अंदर जो लास्ट वर्ड आपने उठाया है उसको आपको ए नाम दे देना है। फिर आपने क्या किया, आप नेक्स्ट लाइन पर गए और उस लाइन का लास्ट वर्ड उठाया, और अगर ये दोनों आपस में राइम कर रहे हैं तो आप इनको सेम नाम दे दोगे, अगर ये राइम नहीं कर रहे हैं तो आप इसको बी नाम दे दोगे। अब ये स्टार और आर तो राइम कर रहे हैं, तो हमने इसको भी ए नाम दे दिया, इसको भी ए नाम दे दिया। अब हम आ गए लाइन नंबर 3 पर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई। अब यहां पर ये जो हाई है ये स्टार के साथ राइम नहीं कर रहा है, ये आर के साथ भी राइम नहीं कर रहा है, तो हमने इसे क्या नाम दे दिया, बी। राइट, अब आ जाता है लास्ट, और यहां पर लिखा है स्काई। अब स्काई किसके साथ राइम कर रहा है, हाई के साथ, है ना, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, इसको बी लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा, बी लिख देंगे। तो हमारा राइम स्कीम क्या हो गया, ए ए बी बी।
हुआ या नहीं हुआ? ए बी बी। चलो अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस पर जो ज्यादातर पोएम्स के अंदर पाया जाता है। क्या है ये? इसको कहते हैं एलिट्रेशन। कॉन्सोनेंट पता है आपको क्या होते हैं? वॉवल और कॉन्सोनेंट पता है ना? स्वर और व्यंजन के बारे में तो जानते होंगे, आई गेस इन्हें यही बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो वॉवल्स हो जाते हैं स्वर एंड कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं व्यंजन, आई गेस। वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, अ ई आ ई उ ऊ ए, ये स्वर हो जाते हैं, और कै खे गे ये सब व्यंजन हो जाते हैं। तो कॉन्सोनेंट के अंदर बाकी सारे आ जाते हैं, जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी W X Y Z, राइट। तो ये हमारे सारे कॉन्सोनेंट हो गए और ये हमारे वॉवल्स हो गए। अब ना हमें क्या ध्यान रखना होता है एलिट्रेशन में? एलिट्रेशन में बात होती है साउंड की। ये बात को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखते हैं। वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, ना कि लेटर, ठीक है। ये जो एक वर्ड है, मान लीजिए मैंने लिखा THOUGHT, मैंने ये एक वर्ड लिखा। अब इसको मैं पढ़ती हूं थॉट, तो इसका प्रोनाउंसिएशन थ से शुरू हो रहा है। लेकिन अगर मैं वहीं पर बोलूं THEIR, तो मैं इसको पढ़ती हूं देयर, देर, देर। तो ये प्रोनाउंसिएशन द से शुरू हो रहा है, हाँ या ना? तो हमारे वर्ड का शुरू होना मतलब वो किस लेटर से शुरू हो रहा है फर्क नहीं पड़ता है। आप जब उसका उच्चारण कर रहे हो, जब आप उसको प्रोनाउंस कर रहे हो, तब कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो वो मैटर करता है, ठीक है। अब दोनों ही शुरू तो TH से ही हो रहे हैं, लेकिन ये हम बोलते टाइम बोलते हैं थ और ये हम बोलते टाइम बोलते हैं द, है ना? इतना समझ में आया? अब एक बात को ध्यान से सुनो। एलिट्रेशन क्या होता है? जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड मतलब इन सभी अक्षरों की साउंड, ये सब लेटर्स जो हैं इनकी साउंड जब रिपीट होती है, जैसे she sells sea shells on the seashore, स रिपीट हो रहा है। जितने भी टंग ट्विस्टर्स होते हैं, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, च च च च च। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, प प प प प। Bitty bought some butter, but the butter was bitter, so she bought some more butter to make the bitter butter better, but the bitter butter made the better butter bitter. क्या है ये सब? टंग ट्विस्टर्स। किसके एग्जाम्पल्स हैं? एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं, हाँ या ना? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना, सब में ख ब च स ये वाले साउंड रिपीट हो रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं। तो एलिट्रेशन क्या होता है? जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड्स एक लाइन में पास पास रखे गए हों, वो होता है एलिट्रेशन। ऐसा नहीं है दूर दूर का, एक यहां पे एक यहां पे एक यहां पे, नहीं, पास पास रखे होने चाहिए। आया समझ में एलिट्रेशन का क्या मतलब है? अभी अभी पल्ले पड़ा, भयंकर ही बारिश हो रही है यहां पर, तो बाहर मजा ही आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है एनाफोरा की। एनाफोरा क्या है? मान लो ये एक है, एवरी डे आई वॉन्ट टू लर्न, मैं यहां पर और क्लियर लिख देती हूं। एवरी डे I want to learn. Every day I want to build. Every day I want to grow. ये लाइन है, समझो 3 लाइन्स हैं। तीनों लाइन की शुरुआत किससे हो रही है?
एवरी डे एवरी डे एवरी डे जब कोई भी वर्ड या कोई भी फ्रेज मल्टीपल सेंटेंसेस की स्टार्टिंग में आए, जो कॉन्जिक्यूटिव लाइंस है ना कि भाई एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लाइन जो है वो तीनों सेम उससे शुरू हो रही हैं, सेम वर्ड से या सेम फ्रेज से शुरू हो रही है, दैट इज एनाफोरा। ये हटा देना। वो क्या होता है बेटा? वो होता है एनाफोरा। जल्दी बताओ, समझ पड़ा बात? क्या होता है वो? एनाफोरा। क्या होता है? 3 लाइन का है, ये देख लो पोयम, मान लो तीनों का शुरुआत हो रहा है सेम, तो अगर सेम वर्ड या सेम फ्रेज रिपीट हो रहा है कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में, उसी से शुरू हो रहा है, तो वो एनाफोरा कहलाता है। ठीक है, अब बारी है इंजैम्बमेंट की। इंजैम्बमेंट क्या होता है? बहुत इजी है। आपकी कोई भी ऐसी एक पोयम है जो शुरू हुई, ठीक है, और वो चले जा रही है चले जा रही है चले जा रही है, कोई भी फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क, मतलब ऐसे पंक्चुएशन मार्क नहीं है बीच में जो सेंटेंस के एंड में लगते हैं। कॉमा वगैरह हो सकता है, पर सेंटेंस के एंड में हमेशा कौन से लगते हैं? जैसे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है, या क्वेश्चन मार्क लगता है, या फुल स्टॉप लगता है ना। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क तो हो सकता है बीच बीच में अंदर, मतलब वो तो ऐसा नहीं है कि सेंटेंस खत्म होने पे ही लगता है, वो तो बहुत सारी चीजों के बाद लगता है, बट बेसिकली फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क है ना। तो वो पंक्चुएशन मार्क जो सेंटेंस के एंड में लगते हैं, जब वो ना हो, मतलब एक कोई पोएम शुरू हुई और वो चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई और फुल स्टॉप बिल्कुल एंड वाली लाइन पे आया है, उसे कहते हैं इंजैम्बमेंट। मूविंग ओवर फ्रॉम वन लाइन टू अनदर, एक लाइन से दूसरी, दूसरी से तीसरी, विदाउट टर्मिनेटिंग पंक्चुएशन मार्क। ये टर्मिनेटिंग पंक्चुएशन मार्क कौन सा है? वो पंक्चुएशन मार्क जो सेंटेंस को एंड करता है, उसके बिना। ठीक है, वो क्या हो जाता है बच्चों? हमारा एंजैम्बमेंट। नेक्स्ट, ये आपके काम का नहीं है, अभी ये करते हैं। इमेजरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजरी लिटरेरी डिवाइस, जैसे यहां पर लिखा है द चॉकलेट मेल्टेड इन माई माउथ इट वॉज क्रीमी, लिख देती हूं मैं साफ में, दी चॉकलेट melted in my mouth, comma, it was creamy। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। अब जब आपने इस सेंटेंस को पढ़ा तो क्या आपके मुंह में पानी आया? भाई आपने इस सेंटेंस को पढ़ा कि चॉकलेट जो थी ना मेरे मुंह में एकदम पिघल गई जाते, इतनी क्रीमी थी, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। इमेजरी लिटरेरी डिवाइस वो होता है जब रीडर जो है वो विजुअलाइज कर लेता है इमेज, कि भाई जो बात हो रही है उसको रियलिस्टिक लगने लग जाती है बिल्कुल। ठीक है, द यूजेज ऑफ मेटाफॉर्स, allusions, डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स, सिमिलीज इन ऑर्डर टू अवेकन द रीडर सेंसरी परसेप्शन, कि रीडर के जो 5 सेंसेस है ना वो अवेक हो जाए, मतलब वो डिस्क्रिप्शन पढ़ के उसके मुंह में पानी आ जाए, वो डिस्क्रिप्शन पढ़ के उसके दिमाग में एक इमेज बन जाए, वो डिस्क्रिप्शन पढ़ के वो उस चीज को सुन पा रहा है, वो होता है इमेजरी लिटरेरी डिवाइस। ठीक है, वो होता है इमेजरी लिटरेरी डिवाइस। ठीक है, अब आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस, वो है मेटाफर। ज्यादातर एलिट्रेशन, मेटाफर, सिमिली, ये बहुत कॉमन लिटरेरी डिवाइस है जिन्हें आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको इनका डेफिनेशन अच्छे से पता होगा तो आप इजीली इनको ढूंढ पाएंगे कहीं पर भी, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही रीजन है कि मैं आज आपको क्लास के बाद ही ये सब चीजें बता रही हूं, क्योंकि अलग से क्लास का टाइम जब आएगा, लेकिन अभी आपको इस क्लास के दौरान ही बहुत चीजों का पता चल जाएगा। जब अगली बार क्लास डलेगी इसकी तब भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ या ना? तब भी देख सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम है क्या देखने में? नहीं है ना प्रॉब्लम? चलो अब देखते हैं मेटाफर। In a metaphor, one subject is implied to be another so as to draw a comparison between their similarities and shared traits. मैं मान लो मैं बोल रही हूं कि भाई तू मेरा चांद है, जैसे वो गाना है चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू,
चंदा, सूरज, आंखों का तारा। एक इंसान को दूसरी चीज बोल दिया गया। तो जब हम किसी एक चीज को दूसरी चीज बोल दे, मैंने आपको चांद बोल दिया, मैंने आपको तारा बोल दिया, मैंने आपको सितारा बोल दिया, भाई मेटाफर लिटरेरी डिवाइस। मैंने आपकी तुलना चांद के साथ कर दी, पर मैंने ऐसे नहीं बोला कि आप चांद जैसे हो। मैंने ये नहीं बोला कि आप सूरज जैसे हो, मैंने बोला आप चांद हो। अगर मैं बोलती कि आप चांद जैसे हो तो हो जाता है सिमिली लिटरेरी डिवाइस। और सिमिली लिटरेरी डिवाइस होता है जब हम एज और लाइक शब्द का यूज करके बोलते हैं। जैसे मैंने बोला टाइम इज अ थीफ, समय चोर है, ये होगा एक मेटाफर। लेकिन अगर मैं बोलती हूं टाइम इज लाइक अ थीफ, समय चोर की तरह है, तो ये एक सिमिली लिटरेरी डिवाइस होगा, क्योंकि मैंने यहां पर लाइक वर्ड का यूज कर दिया है टाइम को कंपेयर करने के लिए थीफ के साथ। क्या करने के लिए? टाइम को थीफ के साथ कंपेयर करने के लिए। सो जब भी मैं किन्हीं दो ऑपोजिट, उल्टी या जो एक दूसरे से कनेक्टेड भी नहीं है, डिफरेंट चीजों का अगर मैं कंपैरिजन करती हूं और मैं वो कंपैरिजन एज और लाइक की मदद से करती हूं, तो वो लिटरेरी डिवाइस होता है सिमिली। और अगर मैं तुलना करती हूं किन्हीं भी दो चीजों की बिना एज और लाइक की मदद से, और वो चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, और मैं एक चीज को दूसरी चीज बोल रही हूं, है ना, वहां पर आता है मेटाफर लिटरेरी डिवाइस। वो क्या होता है? मेटाफर लिटरेरी डिवाइस। हाँ या ना बोलो बच्चों। जैसे मैंने बोला ही इज अ लायन, तो ये क्या हो गया? मेटाफर। ही इज लाइक अ लायन, वो एक लायन के जैसा है, तो ये क्या हो गया? सिमिली लिटरेरी डिवाइस। हुआ या नहीं? हो गया। चलिए अब आता है ओनोमैटोपिया। भाई बहुत बढ़िया है ये। जब हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक साउंड लिखते हैं, जैसे स्प्लैश। अभी स्प्लैश का कोई मतलब नहीं है, ये एक साउंड है। स्प्लैश या गर्गल या मम्बल या स्लैम, कि ही स्लैम्ड द डोर, कि भाई बहुत तेज दरवाजा पटक के गया वो, है ना। तो जब हम वो वर्ड्स यूज करें जो कोई एक साउंड डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, वो होते हैं ओनोमैटोपिया। क्या होते हैं वो? ओनोमैटोपिया। पिया पिया ओ पिया पिया, ओनोमैटोपिया। ठीक, हाँ या ना? कोई और एग्जाम्पल बता सकते हो आप मुझे ओनोमैटोपिया के? बताओ, कोई है एग्जाम्पल ऐसा आपके पास? बूम, बिल्कुल, या बज, या टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। ये सब क्या है? ये वो वर्ड्स हैं जो कोई एक साउंड बता रहे हैं। हाँ या ना? बोलो भाई जल्दी से, है ना? बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीमोरॉन, ये मुझसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था। कहते ऑक्सीमोरॉन लिटरेरी डिवाइस क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन लिटरेरी डिवाइस वो लिटरेरी डिवाइस होता है जब हम दो ऑपोजिट आइडियाज को एक साथ रख देते हैं। जैसे यहां बोला देयर वॉज अ लव हेट रिलेशनशिप। भाई ये क्या है? या तो लव रिलेशनशिप होगा या हेट रिलेशनशिप होगा। ये लव हेट रिलेशनशिप क्या है? सोचने वाली बात है। या तो लव रिलेशनशिप होगा या हेट रिलेशनशिप होगा। ये लव हेट रिलेशनशिप क्या है? तो हमने क्या किया, दो ऑपोजिट आइडियाज को, कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं ये जिनको साथ में रखा है, कंट्रास्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं ये, जो ऑपोजिट आइडियाज है, इनको जब हम एक साथ रख देते हैं, ठीक है, जो सेंस भी आता है अजीब तरीके का, वो होता है ऑक्सीमोरॉन। जैसे प्रिटी अगली, और क्या हो सकता है? स्वीट बिटर, ऑपोजिट ऑपोजिट, ठीक है, स्वीट एंड सार, खट्टा मीठा टाइप का, वैसा वाला। तो वो क्या हो जाता है बेटा? वो हो जाता है हमारा ऑक्सीमोरॉन। तो कितने सारे लिटरेरी डिवाइस जो है वो हमने आज प्रैक्टिस कर लिए,
है ना। अब आज की क्लास के लिए इतने लिटरेरी डिवाइस काफी है। अब आपकी और मेरी मुलाकात होगी अगली क्लास में, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए, मैंने आपको बोला था कि मैं एक अलग से भी वीडियो आप लोगों को दूंगी लिटरेरी डिवाइस का, जो आपको बहुत काम आएगा। और इस ऐसे ही मैंने उसके अंदर पूरा लिटरेरी डिवाइस जो है आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं आएगा। फिर किसी में से उठाकर, कोई भी पोएम से उठाकर आपसे लिटरेरी डिवाइस पूछ लेंगे, आप इजीली उसको ढूंढ पाओगे। तो कॉन्सेप्ट्स का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। हाँ या ना? ठीक है, चलिए तो आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।